in the city of Jaipur to interview our next guest for Unpolitics. Our next guest on Unpolitics, giving his first big interview only to India today, is the Chief Minister of Rajasthan, Mr. Bhajan Lal Sharma. ये जो पटका है, ये आपका स्टाइल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सीएम साहब का सिर्फ यही पटका रहता है। पहले तो ये बताइए, आपको पता था आप सीएम बनने वाले हैं? कार्यकर्ताओं को भी ये विश्वास है कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी सीट्स पद पर काम करने का उसको मौका मिल सकता है। जो विपक्ष है वो कहता है देखिए इनकी सरकार तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, नौकरशाही। सरकार नीतियों से चलती है। सीएम साहब क्या कहेंगे जो कहते हैं कि देखिए भजन लाल शर्मा जी की ऑपोजिशन से ज्यादा बनती है, अपनी पार्टी में कम बनती है राजस्थान में? कैसे बनती है ऑपोजिशन से? अशोक गहलोत के साथ थोड़ी हंसी मजाक होता है कि विपक्ष सरकार की ताकत होता है, लेकिन मुद्दे अच्छे हों। नमस्कार भजन लाल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ने डिसाइड किया कि आप अपना एक पहला जो बड़ा इंटरव्यू है आप हमसे बात करेंगे। इट्स अ प्रिविलेज, इट इज एन ऑनर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। पर सर, हमारे ना एक नियम है हमारे पॉडकास्ट और इंटरव्यू का, जब हम पूछते हैं जो भी हमारे गेस्ट होते हैं, आप सीएम हैं राजस्थान के, अगर आपको अपने आप को आपके जो स्टेट के लोग हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना हो, आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को? देखिए, मेरा जो हमेशा से रहता है वो सबको खुश रखने का रहता है, और मैं एक साधारण कार्यकर्ता की तरह सभी से मिलता जुलता हूँ। और मैं मीडिया के भाई बहनों से भी मेरा वही रहता है। क्या है कि सभी लोग मेरे को जानते हैं कि मैं खुले दिल का व्यक्ति हूँ। वास्तविकता जो है वो वास्तविकता होती है, उससे परे कहीं मैं नहीं हूं, इसलिए मेरे को सभी इसने करते हैं। तो एक कार्यकर्ता, अभी आप सीएम हैं पर अपने आप को एक कार्यकर्ता के जैसे देखते हैं? वो स्वाभाविक है, वो बदल नहीं सकता है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि क्या आइडियोलॉजी थी जब आप छोटे थे? आप भरतपुर से आते हैं, क्या हमेशा से पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे? आप एक सरपंच 3 बार रह चुके हैं, किसान आप रह चुके हैं, पर वो सब पूछूंगी। पर सबसे पहले बताइए, हमेशा जब भी हम देखते हैं, जैसे देखिए ये जो पीछे हमारी जो पेंटिंग है मोदी जी के साथ, इसमें भी आप बिल्कुल ऐसा ही पटका पहने हुए हैं, और हमेशा जब भी देखते हैं आपका पटका नहीं बदलता, आपका कुर्ता बदल जाता है। तो ऐसा क्यों कि यही पटका आपका हमेशा? इसके पीछे कोई कहानी है या स्टाइल है आपका? देखिए प्रीति जी, मेरा जीवन एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से, गांव से जुड़ा रहा है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव से हुई, तो मैंने देखा है कि किस तरह से गांव में लोग अपना काम करते हैं, किसान काम करता है। मैं हायर एजुकेशन तक दूसरे मेरे पड़ोस के गांव में गया, तो मैं डेली 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल जाता था, पैदल आता था। भरतपुर गांव के पड़ोस में मेरा गांव है, उसके पड़ोस में दूसरी पंचायत में, क्योंकि मेरे यहाँ प्राइमरी 5वीं तक विद्यालय था। उसके बाद मैं जब मिडिल में गया तो मेरे गांव में पड़ोस में है गगवाना गांव है, वहां मैं पढ़ा। और फिर वो गांव सेकेंडरी स्कूल हुआ तो 10वीं तक मेरी पढ़ाई वहीं हुई थी। तो गांव से पैदल जाया करते थे, आते थे। किसान परिवार में किस तरह से व्यक्ति रहता है, क्योंकि किसान
परिवार में कोई 5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष से लेकर के अगर 90 साल का कोई भी व्यक्ति 100 साल का हमारे है, वो सबके काम निर्धारित होते हैं, उनका भी उपयोग कहाँ होता है ये किसान पूरी तरह से जानता है। 6 साल का 7 साल का छोटा बेटा क्या कर सकता है, क्योंकि किसान का जो काम है वो सबको सामूहिक रूप से लेकर के चलना होता है। घर में जितने व्यक्ति होंगे, माता बहन है, भाई, वो सब काम करते हैं। तो खेती का भी काम किया है। सही है कि आप दूध बेचते थे? बिल्कुल है, क्योंकि किसान का काम पशुधन से जुड़ा हुआ है। आज भी मैं कहता हूं कि इस किसान की अर्थव्यवस्था में पशुधन बहुत आवश्यक है, क्यों किसान और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर दोनों साथ होंगे तो किसान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और हमेशा किसान के पशु रहते हैं तो वो दूध उसके लिए बहुत उपयोगी होता है, वो उसकी अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ भी है। सीएम साहब, आर्थिक स्थिति घर में ठीक थी? देखो, अगर मैं मेरी स्वयं के घर की बात करूं तो उस समय मेरे दादाजी का अच्छा था। गांव में खेती थी, अच्छी खेती थी। गांव में भौरे के नाम से जानते थे। लेकिन जब बाहर निकले तो देखा कि गांव में तो हम कुछ नहीं है, बाहर निकल के देता कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो मतलब गांव में आप किंग थे, बाहर जाके पता चला कि मैं तो एक गांव में लगता था, गांव के लोग कहते थे। अच्छा। क्योंकि उस समय बारिश बहुत अच्छी होती थी। गांव में आज भी मेरे जीवन में मैंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन आज भी इतना है कि मेरी अगली पीढ़ी भी उसमें रह सकती है, इतना बना हुआ है। और ये मेरे जीवन से पहले बना हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब गांव में सब कुछ सही था, आर्थिक कोई दिक्कत नहीं थी? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। जो खेती का स्वभाव था, दिन रात मेहनत करना, जी सब जानते थे। मेरे पिताजी, दादाजी सभी राइजन मेहनत करते थे और आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ऐसा नहीं कि तो सीएम साहब, कब पता चला जब आप बाहर निकले कि भाई हमें लग रहा था हम तो देखिए, ये वास्तविकता है। तो गांव से बाहर निकलेंगे, गांव से बाहर जाएंगे। आपको ये कब एहसास हुआ? ये मैं आपको वास्तविकता अगर मैं मेरी बताऊं तो मैं 10वीं जब मैं पास हुआ, सेकेंडरी पास होकर के जब मैं आगे निकला, तो फिर मेरे को मेरी तहसील है नदबई, वहां पढ़ने का मौका मिला। फिर उसके बाद में कॉलेज एजुकेशन के लिए मैं भरतपुर गया, तो वहां पढ़ा। तो जब देखा हमने कि बहुत बड़ा वो है, व्यक्तिगत रूप से मेरी पिताजी, दादाजी वो सभी जाते थे, आते थे, में भी जाते थे, सभी जगह करते थे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि गांव के हर परिवार, किसान, वो इतना मेहनत करता है और उसका जो आंकलन होता है जीवन का, वो पूरा आंकलन करके चलता है। दूसरा, किसान का मितव्ययी होना बहुत भी आवश्यक है, क्योंकि सीमित खर्चा करना भी धन का बचाना होता है, तो ये भी एक आवश्यक है। तो गांव के लोग बड़ी मस्ती से, बड़े आराम से, क्योंकि जो आवश्यकता थी उनको वो बांध के रखते हैं। जितना खेती में पैदा होगी, इसका आगे कैसे हमें उपयोग करना है, आगे कौन संसाधन हमें बैठाना है, तो उनका वो रहता था। तो उसमें वो मस्त रहा करते थे। तो आप भी मस्त थे? तो किसी तरह से कोई चिंता नहीं होती थी। खेती बाड़ी का काम, इधर गाय भैंस रहती थी, का भी काम रहता था जी। और दिन रात की मेहनत होती थी। तो सब बाहर जाकर अपना बाहर से पढ़ाई लिखकर वापस गांव आए? मैंने बाहर में गया तो मैं विद्यार्थी परिषद में मेरा
क्योंकि संघ बताइएगा, परिवार मैं बात करूंगी एबीवीपी की, पर ये सवाल जरूर आपने, एक सवाल और पूछूंगी पहले। ये जो पटका है, ये आपका स्टाइल स्टेटमेंट है? क्योंकि ये सीएम साहब का सिर्फ यही पटका देखिए, रहता मैं है। आपको बताऊं, जिस दिन मैं शपथ ले रहा था तो मैं मंदिर में गया, आप बहुत तो धार्मिक मेरे हैं, ये मुझे पता है। गोविंद देव जी मंदिर में मेरे को ये पटका पहनाया था। दूसरा इसमें राज और है, क्योंकि इसका निर्माण मेरी विधानसभा के अंदर होता है। सांगानेर सांगानेर। छपाई और रंगाई के नाम से प्रसिद्ध है मेरा सांगानेर। तो ये मेरे सांगानेर जो विधानसभा है, ये मेरी विधानसभा में ये बनता है और गोविंद देव जी के चढ़ता है। कृष्ण भगवान मेरे आराध्य हैं, तो इसलिए मेरे को दोनों का आशीर्वाद रहता है। मेरी विधानसभा का भी पहचान है और मेरे गोविंद देव जी का पटका भी है। इसलिए मैं लगातार गोविंद देव जी की कृपा और मेरे विधानसभा के जो मेरे वोटर हैं उनकी कृपा मेरे पे हमेशा रहती है, उनकी याद भी मुझे रहती है। तो लकी भी है, क्योंकि जब आप सीएम बने, आप गए मंदिर, आपको ये पहनाया, उसके बाद आपने तय कर लिया कि अब यही पहनना है। लकी मानते हैं इसको? देखिए, कहीं ना कहीं विश्वास, श्रद्धा और भाव होता है। अगर वो आपका मजबूत है तो निश्चित रूप से उसका उपयोग भी होता है और उससे एक रास्ता भी मिलता है। सीएम साहब, लकी चार्म भी है, क्योंकि जब से पहना है आपने छोड़ा नहीं है। जब से सीएम बने हैं तभी से पहना है और फिर छोड़ा नहीं है, तो लकी भी रहा है आपके। नहीं, मैं मेरे को मानता हूं कि ये गोविंद जी की कृपा है। गोविंद जी की कृपा है। मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे आऊंगी, सांगानेर, क्योंकि ये भी नई कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी। आप आते हैं भरतपुर से, पर चलते हैं वापस एबीवीपी। क्यों ज्वाइन किया आपने? कोई आइडियोलॉजी थी? क्यों ज्वाइन किया? आरएसएस से भी आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्ट रहा है, तो उस अपनी पूरी आरएसएस संघ के साथ जुड़ना, फिर एबीवीपी के साथ जुड़ना, वो कहानी बताइए। देखिए, मेरे दादाजी कहते हैं, मेरी पिताजी की बुआ जी नदबई में थी, तो वो हमारे जो दादाजी कह सकते हैं, दादी के फूफा जी, जो वो संघ में थे शुरू से, तो मैं वहां पढ़ा, शाखा जाते थे? तो उनके साथ मेरे को शाखा जाने का अभ्यास मुझे हुआ और मैं विचारों से सहमत हुआ और मैं शाखा जाता था। वहीं से मेरे को वहां के लोगों ने कहा कि उनके भतीजे हैं, अच्छा काम करते हैं, तो मेरे को एबीपी की टीम में मेरे को शामिल किया गया और वहां से मेरे एबीपी में मैं गया। फिर मैं कॉलेज गया, तो मैं कॉलेज में कॉलेज प्रमुख बना। पहले मैं नदबई का इकाई प्रमुख था, फिर वहां का इकाई प्रमुख बना, कॉलेज प्रमुख बना, सह जिला प्रमुख, दायित्व तो विद्यार्थी परिषद में मिलते चले गए। कैसे थे आप एबीवीपी में? दबंगी टाइप थे या दिमाग लगाते थे? देखिए, उस समय जो टीम थी और अग्रेसिव हमारे थे? साथ नहीं, नहीं, जैसा मौका होता है उस हिसाब से। देखो, कभी शालीनता की मर्यादा लागनी नहीं चाहिए, लेकिन बात अगर कहनी है तो उसको ठीक प्रकार से कहना चाहिए। अगर आपका विषय अच्छा है तो अग्रेसिव भी होना चाहिए। मैं दोनों को पूरक मानता हूं, क्योंकि जब तक सत्य बात को आप ठीक प्रकार से नहीं उठाओगे तो उसके साथ अन्याय होगा। आपकी इमेज ऐसी नहीं है। जो आपकी इमेज है सीएम साहब, है कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, ज्यादा बोलते नहीं है। तो आप इंटरेस्टिंग है, आप कह रहे हो कि अग्रेसिव भी होना चाहिए जब वक्त है। तो आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूं। मैं बता रही हूं आपकी इमेज क्या है बाहर। बाकी मैं ये कह सकता हूं कि जहां अग्रेसिव होने की आवश्यकता है, मैं होना ही होता है। शालीनता ये आचरण है, संस्कार है। इससे एक जुड़ा सवाल है। गोपालगढ़ 2011, आपका नाम जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसमें आया है। तो जो अग्रेसिव की आप बात कर रहे हैं, क्या वहां पर आप अग्रेसिव हुए? आपका कोई रोल था? जब वो हो रहा था तो मैं कहीं परिवार के साथ मैं यात्रा पर जा रहा था,
कई हमारे सीनियर लोगों के फोन गए, फिर वहां से कलेक्टर एसपी के फोन आए कि इस तरह से, जब मैं वहां पार्टी का जिलाध्यक्ष था, कि आपको आना है। तो मैं बीच में मेरी यात्रा छोड़ करके मैं वापस आया और मैं वहां गया और उसमें शांति हुई। ज्यादा मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि अभी वो कोई केस कोर्ट में है, इसलिए ज्यादा तो आप उस पर तो मेरे लिए सभी धर्म समान है और इस हिसाब से मैंने वहां शांति व्यवस्था आपका कोई रोल नहीं था, आप कह रहे हैं जो आपका नाम आया वो उस समय केंद्र और राज्य में दोनों तरफ कांग्रेस की सरकार थी। पॉलिटिकल वेंडेटा बोलते हैं उसे। वो नहीं था आप हाँ सीएम साहब, इसके साथ ना एक बहुत गंभीर सवाल जुड़ा हुआ है, जो है राजस्थान में भी बहुत ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जो रिलीजियस टेंशन है काफी हुआ है। उदयपुर में हमने देखा एक दायित्व बनता है चीफ मिनिस्टर का कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलना और एक भाईचारा बना के रखना। आप उसमें बिलीव करते हैं कि देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं, करना भी चाहिए, लेकिन कोई भी अनीतिपूर्वक अगर किसी काम को करता है तो उसमें सरकार को कदम भी उठाने चाहिए। तो स्वाभाविक है, अगर कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण को अगर बिगाड़ने की कोशिश करता है तो वो ठीक नहीं है। इससे जो जुड़ा सवाल सीएम साहब है, जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, बहुत सारे स्टेट्स लेके आए हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, मान लीजिए अगर हम सारे और क्षेत्रों की बात करें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ हरियाणा राजस्थान में है। अगर उसकी हम जो पनिशमेंट, मतलब एक अगर एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत राजस्थान में कोई अगर चार्ज होता है तो उसको उम्र कैद तक हो सकती है। कोर्ट में चल रहा है, 4 हफ्तों का टाइम दिया है हर स्टेट को जवाब देने के लिए। तो इसमें आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसका मिसयूज भी हो सकता है कभी कभार, जो एंटी कन्वर्जन लॉ है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पहले तो कि जिस तरह की स्थिति बन रही थी, आप देख सकते हैं कि नाम बदल करके बहन बेटियों को बहला फुसला करके जो उनके साथ अन्याय हो रहा था, मैं आपको कह सकता हूं कि आवश्यक था। और यह आवश्यक इसलिए था कि जिनके साथ अन्याय हो रहा था उनका दर्द हमने समझा। ठीक है, तो जिस तरह से अगर उनकी जो कहानियां आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी दर्द होगा, इसलिए आवश्यक था राजस्थान में लाना। तो आप लव जिहाद जो एक टर्म यूज हुआ है, आप उसमें बिलीव करते हैं। और जो इसके तहत जो अभी सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार ने 4 हफ्तों का वक्त है सरकार को जवाब देना है कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है आप पे, उसका क्या आपका पर्सपेक्टिव है और इसका मिसयूज ना हो। ये भी आप मतलब ये आप बोलते हैं कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए? नहीं होगा। नहीं होगा, ये आप कह रहे हैं कि नहीं होगा, और जो कोर्ट में चल रहा है वो सेपरेट है। सीएम साहब, मैं वापस आऊंगी। जब एबीवीपी में आपका जैसे पोजीशन बाय पोजीशन आप बढ़ते रहे, पॉलिटिक्स नेक्स्ट प्रोग्रेशन था कि अब तो जाना ही है राजनीति में, ये हमेशा से था जहन में? देखिए, ऐसा नहीं था मेरे जीवन में। जब मैं कॉलेज से वापिस मेरे गांव गया तो गांव की हर छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के हम चलते थे। मेरे परिवार में ऐसी नहीं, सरपंच की और उसकी तो हमेशा रही है, लेकिन कोई बड़ी पॉलिटिक्स मेरे परिवार में नहीं रही। तो मैंने विषयों को उठाता था, बगल
जो पास के गांव थे उनमें भी जाता था, कोई विषय होता था तो उसको भी करते थे। बिजली पानी को लेकर के या कई तरह के काम होते थे, उनको किसानों के साथ जुड़ करके काम करते थे। और मेरे को इसी के चलते विद्यार्थी परिषद से मैंने युवा मोर्चा में मेरी राजनीति भी प्रारंभ हुई। मैं युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। फिर मेरे को युवा मोर्चा में जिला मंत्री, उपाध्यक्ष, महामंत्री बनाया और फिर मैं पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष भी रहा। युवा मोर्चे का अध्यक्ष में 3 बार रहा। उसी समय मेरे को ग्राम पंचायत के मेरे चुनाव आए और मैं 2000 में सरपंच चुना। तो मन में रहती है, लगती कि कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। कई तरह के नए काम भी मैंने किए और उसके बाद राजनीति में। तो एबीवीपी से बीजेपी का ट्रांजिशन कैसे हुआ? क्योंकि मैं विचार से जुड़ा हुआ था। इधर मैं कॉलेज से पास आउट करके गया तो वहां के लोगों को पता था कि मैं विद्यार्थी परिषद में रहा हूं, तो उन्होंने वहां के जो पार्टी के अध्यक्ष थे हमारे सुरेश जी थे वहां भाई में, तो वो मेरे पास उन्होंने कहा कि आपको युवा मोर्चा का मंडल का अध्यक्ष बनाते हैं। उस समय विधानसभा का एक ही मंडल हुआ करता था जी। तो उसका मेरे को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। तो उसमें लेकर के काम को लेकर के जाते थे। उस समय आंदोलन भी करते थे। इस तरह का विषय रहा और धीरे धीरे उसमें काम के प्रति श्रद्धा थी, काम करते गए और ये मौके आराम से मिलते रहे। अब पूछूंगी आपसे कि बीजेपी में आपकी एंट्री हुई, आगे की जर्नी, पर पहले ये बताइए, आप जो राम जन्मभूमि का पूरा आंदोलन जब था उसमें आपने एक भूमिका निभाई थी, जेल गए थे आप उसमें? देखिए, उस समय पूरा देश राम में था। राम मंदिर का बहुत बड़ा इशू था। हम नहीं, हमारे जैसे बहुत लोग जेल में गए। आप गए थे जेल? मैं तो जेल भरो आंदोलन हो गया था? मैं जेल भरो आंदोलन में भी गया और मैं राम मंदिर निर्माण में भी, पदयात्रा में भी गया। मैं कह सकता हूं कि देश भर के लोगों की आस्था का विषय है। उस वक्त आप राम जन्मभूमि के जो पूरा आंदोलन था उससे जुड़े हुए थे और आप उस दिन भी थे जब राम मंदिर जब उसका पूरा बन गया राम मंदिर, आप वहीं पर थे। कैसे देखते हैं उसको? आपके लिए तो पूरा एक जर्नी होगा ये। देखिए, मैं कह सकता हूं राम मंदिर देश की आस्था का विषय, हमारी संस्कृति का विषय। ये किसी जाति या धर्म का नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है। मैं इस बात को कह सकता हूं, जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो सपना देखा था, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उस मिशन को पूरा किया और आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्राण प्रतिष्ठा जो विषय था, उन्होंने जिस तरह से प्रतिष्ठित किया, निश्चित रूप से देश को एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र बन करके वो उभरा है। तो आंदोलन से प्राण प्रतिष्ठा तक आपकी भी एक जर्नी रही है पर्सनल। बहुत धार्मिक हैं आप, मैंने ये सुना है, मंदिर वंदिर बहुत जाते हैं। अभी भी शुरू करने से पहले आपने एक छोटी पूजा की, तो मतलब बहुत डीपली रिलीजियस है। देखिए, शुरू से थे। मैं आपको कह सकता हूं कि मैं भगवान को मानता हूं, ईश्वर में विश्वास करता हूं और इसीलिए आध्यात्मिक भी हूं और मेरे जीवन में वो प्रभाव भी है।
तो डीपली रिलीजियस कहेंगे अपने आप को, पूजा पाठ में पूरा विश्वास है। कितने बजे सुबह उठ के पहली पूजा करते हैं? देखिए, मैं सुबह उठते ही भगवान के मंदिर जाता हूँ। हर तो दिन? घर में जो आपका मंदिर है, हर दिन मंदिर है। उसके बाद में मेरी गौशाला जाता हूँ ये डेली का है? और गायों के पास खिलाता भी हूँ और बैठता भी हूँ। हमने सुना है कि आपके सीएम आवास के आने से पहले आपकी गाय वहां पहुंच गई थी। मैं जहां भी रहता हूँ पहले मेरी गाय माता पहुंचती है, उसके बाद मैं आता हूँ। तो आपने गाय के विषय पे मैं आपको बताती हूँ, आपने बोला है कि उसको स्ट्रेस का दर्जा नहीं देना चाहिए। गाय माता है, राजस्थान में भी जो आवारा पशु कहते हैं उसका दर्जा नहीं देना चाहिए। देखिए, गाय माता का दर्जा तो सबसे ऊपर है। गाय हमारे जीवन का संस्कार है। गाय हमारे अगर माने तो हमारे संस्कार और हमारे आस्था, क्योंकि आपने देखा है हमारी संस्कृति में हम गाय को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, और ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है। और यही हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने का विषय भी है। हमारी सरकार आते ही गाय के चारे को भी बढ़ाया है, नंदीशाला खोलने का भी हमने काम किया है, और अभी हमने हमारे बजट में जो गायों की देखभाल तो करेंगे गौशाला के अंदर, लेकिन अगर कोई भी छोटा किसान, सीमांत किसान, लघु किसान अगर बैलों की खेती करेगा तो हमारी सरकार 30,000 रुपये उस पर अनुदान भी देगी। ये भी हमने किया है। तो निश्चित रूप से हम सभी का दायित्व बनता है कि हमको गाय माता की सेवा भी करनी चाहिए और हमें उनका विचार भी करना चाहिए। बीजेपी में आना, बहुत कहते हैं आप एक संगठन कहते हैं ना, जो बिल्कुल संगठन, डाइड इन द वूल, संगठन के जैसे कार्यकर्ता थे, इसीलिए आपको रिवॉर्ड किया गया है। संगठन संभालना, ये भी सुना गया है जो अमित शाह जी की सारा कार्यक्रम होता था राजस्थान में, वो भजन लाल शर्मा जी देखते थे। देखिए, मैं जिलाध्यक्ष के बाद मेरे को यहाँ प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया था। मैंने एक बार प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते और 4 बार मैंने महामंत्री के नाते काम किया है, और मैं उसको ये नहीं मानता, मैं ये मानता हूं जो भी कार्य मेरे को मिलता है मैं उसको तन्मयता से करता हूं। जो भी पार्टी ने मेरे को दायित्व दिया वो मैंने पूरी तन्मयता के साथ किया। जो भी काम मिलता है मैं उसको पूरी तन्मयता के साथ करता हूं। कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने? मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो जिम्मेदारी मिली है और जो जिम्मेदारी मेरे को जिस दायित्व पर विश्वास करके मेरे को दायित्व दिया है, हमेशा मेरे मन में रहता है कि उस दायित्व को पूरी इच्छा शक्ति के साथ पूरा करूं। यही मेरा संकल्प है। सीएम साहब, सबसे बड़ा सवाल इसमें उठता है कि देखिए, बीजेपी है जो कार्यकर्ताओं को रिवॉर्ड करती है, क्योंकि आप संगठन के कार्यकर्ता थे, आपको रिवॉर्ड किया। पर एक दूसरा है कि देखिए, आप तो सिर्फ फर्स्ट टाइम एमएलए थे, पहली बार एमएलए बन के आप बिल्कुल सीएम बन गए। पहले तो ये बताइए, आपको पता था आप सीएम बनने वाले हैं? देखो, मैं आपको एक ही बात मैंने कही आपको, व्यक्ति का स्वभाव उसके ऊपर होता है। मेरा हमेशा से ये रहा है कि जो भी दायित्व मेरे को मिला है मैंने पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करने की कोशिश की है। और अब भी मेरे को जो दायित्व मिला है निश्चित रूप से उसके साथ उसी प्रकार से पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं।
सीएम साहब, मेरा सवाल था, आपको पता था आपको यह दायित्व मिलने वाला है कि भजन लाल शर्मा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे? आपको पता था? मेरे को उसी समय पता लगा था। क्योंकि मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं एंकर कर रही थी उस वक्त, एक किस्सा था। पहली फोटो हुई, आप बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे, फिर सडनली आप बिल्कुल सेंटर में आ गए क्योंकि आप मुख्यमंत्री बन गए थे। एक चीज बताइए, जो कहा जाता है सीएम साहब कि बीजेपी पर्ची वाली पार्टी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबसे बातचीत होती है, उसमें से ही बात निकल करके आती है। शीर्ष नेतृत्व सबसे चर्चा करते हुए आगे बात करते हैं। और मैं अगर मेरे बारे में बात करूं, आप कह रही हैं पीछे बैठा था, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से संगठन का महामंत्री था, मैं विधायक बना, तो मैंने तो ये सोचा था कि सभी विधायक सीनियर हैं, वो सभी हैं, और मैं व्यवस्था में भी था, इसलिए जहां मेरे को स्थान मिला वहां मैं बैठा था। तो भजन लाल शर्मा जी को तभी पता चला जब उनका नाम अनाउंस हुआ। हाँ। क्योंकि राजनाथ सिंह जी आए हुए थे, जब उन्होंने बोला कि अगले सीएम भजन लाल शर्मा जी हैं, तभी आपको पता चला? बिल्कुल, मेरे को तो जब भी पता चला, पहली बार जब उन्होंने बोला तो मैंने देखा, तो मैं गलत तो नहीं सुन रहा? तो जब साथियों ने कहा कि आपका नाम है। अच्छा, आपको पता ही नहीं था कि आपका नाम अनाउंस? नहीं, आप जाइए आगे। हाँ, सुना मैंने, सुना, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर जब उन्होंने कहा कि, तो फिर मैं बुलाया उन्होंने, तो मैं गया। जो साथ में बैठे हुए थे आपके साथी? सभी बैठे थे, उन्होंने भी मन से दोबारा बोला कि आप आइए आगे। तो आप तो शौक में हो गए। देखिए, जो निर्णय उन्होंने लिया, ना आपके पास स्पीच तैयार, ना कुछ। और मैं मानता हूं इस बात को कि ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि इसमें कार्यकर्ताओं को भी ये विश्वास है कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी शीर्ष पद पर काम करने का उसको मौका मिल सकता है। ये तो आप सही। और ये अपने अपने राजनीतिक दलों की होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो एक छोटे से कार्यकर्ता का भी ध्यान रखती है। कोई भी कार्यकर्ता हो, ऐसे बहुत कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और पार्टी उनको मौका देती है। क्योंकि मैं भी उनमें से एक सौभाग्यशाली हूं। और ये हम भारतीय जनता पार्टी का अन्य पार्टियों से कई विचारों में आपको अलग दिखेगा। नहीं, ये तो 100% सही है, 100% करेक्ट। कहीं और किसी और पार्टी में नहीं दिखेगा कि एक फर्स्ट टाइम एमएलए, जिसको भी पता भी नहीं है कि वो सीएम बनने वाला है, वो सीएम बन गया। पर चलिए, जो भी हो, किसी को पता ना। ये बताइए, क्या वसुंधरा राजे सिंधिया ने आपका नाम प्रपोज किया था? सही है? क्योंकि चर्चा में हुआ था, आया था। जी हाँ, उन्होंने नाम बोला था, प्रपोज उन्होंने किया था। और क्योंकि हमारे कैमरास जब जैसे ही आपका नाम अनाउंस हुआ, किसी को पता नहीं कि कौन बन गए हैं, कि सब ढूंढ रहे थे कि कौन है कौन है कौन है कौन है। और जैसे आपका एड्रेस पता चला, हमारे कैमरास वहां पे पहुंचे भरतपुर में। जो आपकी बीवी थी, उनको विश्वास ही नहीं। हमारे रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि आपके जो पति हैं वो सीएम बन गए हैं, उनको वो बिलीव ही नहीं कर रही थी कि आप सीएम बन गए। तो फैमिली भी शॉक में थी। फैमिली से बात हुई आपकी उसके बाद में? उनको पता था कि आप? नहीं, मैं सुबह घर से आया था जी। मेरी श्रीमती यहाँ जयपुर में ही थी, माताजी पिताजी मेरे भरतपुर थे। तो 18 घंटे में मतलब पूरी दुनिया बदल गई, परिवार की तो बदल ही गई। देखिए, आज भी मेरा परिवार है, वो ही है। और मैं कह सकता हूं कि मैं अभी जो मैं जहां रह रहा हूं, मेरी श्रीमती ही सुबह से नाश्ते से लेकर के खाने तक सारी व्यवस्था उसी हिसाब से वो करती हैं। कुछ बदला नहीं है उनकी लाइफ में? आप और उनका जो काम है परिवार का, घर का, वो आज भी उसी हिसाब से करती है। पहली बार बात कब हुई परिवार से, नाम अनाउंस होने के बाद? वो क्या तो बात कहाँ, क्या बात होगी, शाम को लेट आवर्स घर पहुंचा।
कुछ तो बात हुई होगी। आप गए थे, एक फर्स्ट टाइम एमएलए, वापस आए सीएम के साथ, सीएम बन के। कांग्रेचुलेशन के बाद ये भी तो कि हुआ कैसे, किसी ने नहीं पूछा? वो तो फिर सभी को मालूम पड़ जाता है। तो मतलब वापस पहुंचे, सबने आपको बधाई दी, बस। आपको थोड़ा टाइम तो लगा होगा ये खुद बिलीव करने में कि भाई सीएम बन गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन में काम करने वाले लोग होते हैं या जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले होते हैं, और जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है, उनका परिवार से लेकर के सभी उस विचार में, उस बात विश्वास में वो ढल जाते हैं सभी, और उनको किसी भी चीज का कोई ऐसा उनके मन में रहता नहीं है, क्योंकि राजनीति वाले व्यक्ति तो राजनीति करता है, लेकिन हर राजनीतिक व्यक्ति वाले का परिवार भी उसमें सहयोग करता है। आप घर पर जाएंगे, घर के 4 काम होंगे, माता पिताजी के काम होंगे, परिवारिक जनों के, तो राजनीति वाले को समय नहीं मिलता है, तो उसको वो ही देखते हैं, पर सीएम साहब तो उनका सहयोग रहता है। नहीं, आप कह रहे हैं आपकी जिंदगी नहीं बदली, मान लिया, परिवार की जिंदगी नहीं बदली, बस टाइटल बदल गया, जो आपका टाइटल बदला, पर और लोग बदल गए होंगे जो आसपास। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, इसलिए मुझे आज भी सभी उसी रूप में देखते हैं और मैं भी उनको उसी रूप में देखता हूं। चलिए, मैं आपको एक ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताती हूँ। जो कहा जाता है कि देखिए, भजन लाल शर्मा जी को हमेशा से पता था वो बनने वाले हैं, तभी भरतपुर से उनको सांगानेर लेके आए, एक टिकट काटी, सांगानेर सेफ सीट है। अमित शाह जी और जो हाई कमांड है आपकी पार्टी का, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि भजन लाल शर्मा अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। सिक्योरिटी वहां पे आपके घर के सामने टाइटन हो गई थी थोड़ा टाइम पहले, तो ये पूरा एक प्लान था और ये उस प्लान को रूप दिया गया था। देखो, ऐसा नहीं है, मैंने टिकट मांगा था, टिकट के साथ मेरी 2 बातें थी, क्योंकि मैं महामंत्री था, तो मेरा यही कहना था कि अगर आप भरतपुर से देंगे तो मैं इधर समय नहीं दे पाऊंगा, अगर यहां से देंगे तो मैं, क्योंकि जयपुर के अंदर है, तो मैं आप पार्टी के लिए, चुनाव के लिए मैं समय दे सकता हूं। और फिर उन्होंने सांगानेर का निर्णय लिया, क्योंकि लंबे समय से मैं, जब से 2013 से मैं जयपुर आया था, 13-14 से लगातार मेरा जयपुर ही रहना होता था। पूरे राजस्थान में मैं जाता था, तो राजस्थान में जाता था तो मेरा केंद्र जयपुर था, तो जयपुर के सभी विधानसभाओं में जाना होता था, पूरे जयपुर में जाना होता था, नजदीक में जाना होता था। लेकिन जब ये निर्णय आया तो नेतृत्व ने निर्णय लिया कि यहां से चुनाव लड़ाना है। आप कह रही हैं कि सिक्योरिटी, मैं जिस दिन तक मेरी चुनाव की घोषणा हुई, मेरे पास कोई सिक्योरिटी ना मेरे वहां थी ना वहां थी, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये सारी मीडिया की बातें हैं। हाँ, ये किसी तरह का मेरे को ये भी नहीं पता था, ये वास्तविकता है, मैं वास्तविकता स्वीकार करता हूं। मैं, मेरे को उसी दिन और उसी समय पता लगा। और सांगानेर, क्योंकि जो आपने इश्यूज बताए, सांगानेर इसीलिए आपको दिया गया, कोई ऐसा नहीं था कि सेफ सीट चूज करिए कि यही है, ऐसा नहीं था। ये आपको संगठन की सीट है सांगानेर, ये चलिए मान लीजिए, चलिए ये मीडिया की सही बात है कि सांगानेर हमारी बहुत संगठन की सीट है। वहां हमेशा से, लंबे समय से हमारे जिनको हमने टिकट दिया वो जीतते आए। सीएम साहब, अब क्योंकि 2-2.5 साल में चुनाव है, आपका विजन क्या है राजस्थान के लिए? क्योंकि आप एक कार्यकर्ता रहे हैं, फिर आप संगठन के तो थे ही, पर आप अभी राजस्थान के सीएम हैं। अगर राजस्थान को कोई लेगेसी छोड़ के जानी है भजन लाल शर्मा ने, कि राजस्थान याद करे कि हमारे सीएम भजन लाल शर्मा थे, बाकी अगर आप हो या ना हो ये सवाल पूछूंगी आगे, क्या आपका विजन क्या है? सबसे बड़ा आप क्या छोड़ना चाहते हैं राजस्थान में और राजस्थान निवासियों को, कि वो आपको याद रखें कि हमारे एक सीएम थे भजन लाल शर्मा, वो ये करके गए? देखिए प्रीति जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं,
मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। और मैं आपको इस बात को कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विकसित भारत भी बन रहा है और विकसित राजस्थान भी बनेगा। जो लंबे अरसे से, दशकों से अटके हुए जो योजनाएं थी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए उन योजनाओं का मूर्त रूप देने का काम किया है। आप देख सकते हैं राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह मालूम है पूरी तरह से कि राजस्थान में पानी की स्थिति क्या है, क्योंकि उन्होंने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब राजस्थान से किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन जब गुजरात की नर्मदा की योजना बन रही थी तो उन्होंने हमारे गुजरात से लगे हुए हमारे बाड़मेर, जालौर को नर्मदा का पानी देने का काम किया। इसलिए उनको पता था, तो उन्होंने तुरंत ही 1.5 महीने बाद हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है ERCP, राम जल सेतु योजना, उनको बढ़ाने का काम किया। उस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसके बाद तुरंत उसकी DPR भी बनी और 1 साल के अंदर उसका 17 दिसंबर को तो उसका शिलान्यास कर दिया। 1 साल के अंदर मैं कह सकता हूं यह बहुत बड़ी योजना है। इसी तरह आप देखेंगे तो यमुना जल समझौता हमारा हुआ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी DPR बनाने को और उसका समझौता कराने का काम कर दिया। हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, नागौर, इसके लिए हमारी गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर आती है। उसके लिए 4000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देकर के उसको सुदृढ़ कैसे किया जाए जिससे कि पानी की राजस्थान में कमी नहीं रहे। तो पानी आपका नंबर 1 एजेंडा है। पूर्ण रूप से पूरे राजस्थान के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान को पानी कैसे मिले इसकी चिंता की। और उसके अलावा और बताना चाहता हूं कि कर्म भूमि से मातृभूमि, जो राजस्थान के प्रवासी भाई हैं जो अहमदाबाद, सूरत के अंदर रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को लेकर के हमारे वो प्रवासी भाइयों ने कर्म भूमि से मातृभूमि में जो रिचार्ज ट्यूबवेल लगाने का काम जो हमारे राजस्थान के अंदर हो रहा है, उन्होंने 40,000 गांवों को चिन्हित किया है। हर गांव में जो आवश्यकता है 2, 3, 1 जितने भी ट्यूबवेल लगाने हैं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे जल शक्ति मंत्री पाटिल साहब के उसमें हमारा वो काम भी राजस्थान के अंदर हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो सबसे आवश्यकता, चाहे वो हमारी कृषि हो, उद्योग हो, पर्यटन हो, उसके लिए जो पानी की आवश्यकता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो बहुत बड़ा काम राजस्थान के अंदर हो रहा है। सीएम साहब, आपने जो आपकी श्रद्धा है जो प्रधानमंत्री हैं, बहुत क्लियर है। देखिए ये जो इमेज है, ये कब की फोटो है? ये जो पेंटिंग है जब आप सीएम बने थे तब की है, या ये प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी तब ये की उसी है? दिन की है। उसी दिन जिस की दिन मैं सीएम बना था। जिस दिन आप सीएम बने थे। आपकी पहली मुलाकात मोदी जी से कब हुई थी? सबसे पहली, ये तो सबसे महत्वपूर्ण होगी, पर सबसे पहले 92 में। कहां पे? माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब वो महामंत्री थे, एकता यात्रा निकली थी। उस एकता यात्रा के संयोजक थे हम, जो विद्यार्थी परिषद से जो निकले हुए कार्यकर्ता थे, उनको 10-15 कार्यकर्ताओं की एक टोली हमारी थी जो उसमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। आप तब उनको रिपोर्ट तो करते उस समय मुलाकात हुई थी। लेकिन उस समय जब मैंने देखा
उनका जो मैनेजमेंट था, उस यात्रा का जो स्वरूप था, वो वास्तव में बहुत कुछ हमने उस समय उनसे सीखने को मिला। कोई किस्सा याद है आपको? देखिए, किस्सा तो जब 2008 में राजस्थान के अंदर चुनाव थे और माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो भरतपुर में एक सभा लगी थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, और मैं महामंत्री होने के नाते जब उनको हेलीपैड पर लेने के लिए मैं गया, तो उस समय मेरे पास मेरी बोलेरो गाड़ी थी, उसमें मैं उनको लेकर के आया और वहाँ सभा में मैं लेकर के गया। मैंने कहीं मेरे जिक्र में भी बताया कि सभा में जब मैं लेने गया तो वक्ता काफी थे, लेकिन क्योंकि अगली सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी को जाना था, तो फिर उनका उद्बोधन हुआ और उद्बोधन के बाद मैं जब उनको छोड़ने के लिए आया, तो उनका जो एक मुख्यमंत्री के नाते भी जो सहृदय, बिल्कुल एकदम कार्यकर्ता के रूप में, और उस समय उन्होंने कहा कि ऐसी सभाओं के लिए समय मैनेजमेंट ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्याशी के पास समय कम होता है, इसलिए प्रत्याशी को सभाओं में उसमें ज्यादा नहीं, समय भी आवश्यकता हो तो उसी समय बुलाना चाहिए। और उन्होंने बताया कि कार्यक्रम समय पर होने चाहिए। निश्चित रूप से मैं देखता हूं, आज जब प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम होते हैं तो रात को भले वो चाहे कितने भी लेट हों, लेकिन सुबह से उनकी दिनचर्या और कार्यक्रम उसी समय के हिसाब से होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि उस दिन जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ता को कार्यकर्ता के नाते जो विषय बताए थे, और जब भी मिलते हैं मैं ये कह सकता हूं, जब भी मैं मिलता हूं कुछ ना कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे क्या कहा उन्होंने आपको? ये जब आप सीएम बने, सबसे पहले वर्ड्स क्या थे मुख्य प्रधानमंत्री जी के? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है प्रथम राष्ट्र, और ये विजन बहुत ही ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री जी के हमेशा स्वभाव में भी, काम में भी और देह में भी पूरी तरह से दिखता है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में और प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, हमेशा मैं कहता हूं, क्योंकि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। वो भी नरेंद्र थे, उन नरेंद्र ने कहा था, और ये नरेंद्र उनको पूरा कर रहे हैं। कोई मेंटोर्स हैं आपके सीएम साहब, जिनको आप देखते हो कि इन्होंने मुझे बनाया या इन्होंने मुझे बहुत सीख दी? कोई है ऐसे? देखिए, हमेशा से मेरे स्वभाव में रहा है, मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व जिनके संपर्क में रहा हूं, जिनकी अच्छी बातें हैं जो उनके जीवन में, मैंने उनको ग्रहण करने की कोशिश की है। और हमेशा मैंने इसी भाव से काम किया है कि मैं कुछ ना कुछ उनसे ग्रहण करते हुए उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश की है। जो विपक्ष है वो कहता है, देखिए इनकी सरकार तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, नौकरशाही, कि जो राजस्थान में सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है, सीएम नहीं चला रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार नीतियों से चलती है, सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति से चलती है। विरोधी जो कहने वाले हैं, जरा वो देखें उनके समय में कितना भ्रष्टाचार हुआ, युवाओं के साथ कितना कुठाराघात हुआ, कितने पेपर लीक हुए। क्या जब ब्यूरोक्रेसी कहां था? और आज
कितने पेपर हो रहे हैं, कोई लीक हुआ क्या, कहीं भ्रष्टाचार सुना क्या? मैं आपको कह सकता हूं, काम करने के लिए नीति चाहिए, अनीति नहीं चाहिए। अनीति से करोगे तो पूरा जनता देखती है। हमने नीतियां बनाई हैं, उस नीति को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए 2 साल के अंतराल में आप देखिए, उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा था, हमने कितने लोगों को पकड़ा है। लगातार पेपर हो रहे हैं, कोई पेपर लीक हो रहा है क्या? हाँ, मैं कहता हूं कि जो निर्णय है, सरकार ने जो निर्णय किया है, ब्यूरोक्रेसी को उस निर्णय की पालना करनी है। तो आप कह रहे हैं पहली बार राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है, पहले नहीं करती थी, आप ये कह रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है। देखिए, नीति से करोगे तो अपने आप काम होंगे। उनका काम करने का है, निर्णय करने का काम सरकार का है। सरकार को निर्णय करना है, ब्यूरोक्रेट को उसकी पालना करनी है। सीएम साहब क्या कहेंगे जो कहते हैं कि देखिए भजनलाल शर्मा जी की ऑपोजिशन से ज्यादा बनती है, अपनी पार्टी में कम बनती है राजस्थान में? देखिए, इसके लिए मैं एक बात कहूंगा आपको। वैसे बनती है ऑपोजिशन से, अशोक गहलोत के साथ थोड़ी हंसी मजाक होता है, बताइएगा जो आप बता रहे हैं, पहले ये बताइए। देखिए, मैंने मेरी जब मैं विधानसभा में पहली बार गया तो मैंने अपोजिशन से कहा था कि विपक्ष सरकार की ताकत होता है, लेकिन मुद्दे अच्छे हों, जनता के हित के हों। हम ये मानते हैं कि विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए, जनता के काम के लिए विरोधी भी वही कहते हैं, हम भी वही कहते हैं। लेकिन अच्छे काम के लिए हमेशा कहते हैं कि आप सुझाव दीजिए। आप जिन मुद्दों को उठाएंगे निश्चित रूप से हमको उनको ध्यान करेंगे। तो अच्छी बनती है ऑपोजिशन से। लेकिन ये नहीं है कि हम गलत विषय पर उनका साथ दें, बिल्कुल नहीं। अच्छे विषय आएंगे, हम सुनेंगे। सरकार का कर्तव्य होता है। और हम तो कहते हैं कि हम जब हमारा बजट पेश करते हैं, हम आमजन को बुलाते हैं, सुझाव लेते हैं, सबको कहते हैं अच्छे सुझाव हैं, आप आइए। कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, अच्छा सुझाव कोई भी दे सकता है। तो हम आमजन से ले सकते हैं तो हम सबसे लेंगे। तो बनती है फिर ऑपोजिशन से? बातचीत हुई है कभी अशोक गहलोत जी से? बातचीत तो होगी सर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हंसी मजाक। बातचीत करने में कहीं कोई किसी से दिक्कत नहीं होती, कोई तो सबसे करते हैं। हंसी मजाक होता है, क्योंकि अशोक गहलोत जी कहते हैं देखिए हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, भजनलाल जी की सरकार तो बीजेपी खुद गिरा रही है राजस्थान में। देखिए, ये तो मैं आपको कह सकता हूं कि कांग्रेस के जो लोग हैं हमेशा से इनका सोच है, विचार है, वो दूसरे तरह का रहता है। और इसीलिए इनकी स्थिति जो आज देख रहे हैं प्रदेश में नहीं देश में, हमेशा कहता हूं मैं, क्या है कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते
हम सबको सबसे पहले उसके बारे में सोचना चाहिए कि जनता के विषय कैसे सुलझाए जाए, हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़े। विपक्षी इन बातों को नहीं करते। पर ऐसी क्यों इमेज बन रही है कि आपके एमएलए आपसे खुश नहीं है? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं आपको थोड़े उदाहरण देती हूँ। मेरे यहाँ मेरे जो विधायक हैं, आप किसी को भी पूछ लिए, 24 घंटे से ज्यादा मेरे यहाँ मीटिंग नहीं है। कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। आपके दरवाजे खुले हैं? आते हैं रात को 12, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, कभी भी आ सकते हैं, और ये सभी जानते हैं। इसलिए आपको कहा है तो किसी ने गलत कहा है। नहीं, मैं आपको, अच्छा चलिए मैं उदाहरण देती हूँ। जैसे किरोड़ी लाल मीणा, उनकी जो रेजिग्नेशन है अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है, पर उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए। देखिए, उसमें विषय दूसरा था, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो वो जनता के बीच में गए और उन्होंने कहा कि ये सीट, क्योंकि वो उनका उस क्षेत्र में एक तरह से हुआ, तो उन्होंने कहा कि इन सीटों के लिए मेरे को कहा है और मैं इनको जीतना है। तो उनके मन में एक कि मैंने कहा और ये रह गया, तो उसके कारण उनके मन में था। आपको लेकर करोड़ीलाल जी जहां भी करते हैं अच्छा काम करते हैं, पहले भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं और आज भी बढ़िया कर रहे हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सीएम साहब, जैसे आप वसुंधरा राजे सिंधिया जी का ले लीजिए, जो उन्होंने बोला कि पानी के बारे में उन्होंने खुद ही अपनी सरकार पे कटाक्ष किया, आपकी सरकार पे उनका कटाक्ष विषय किया। अलग था कि कांग्रेस के समय में जो जेजेएम का काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुए। पर आपके ये कार्यकाल में वास्तविकता है। नहीं, उस समय जो काम थे जेजेएम के, वो जो वहां काम होना था वो काम नहीं हुए, वो पेंडिंग काम थे। उन्होंने अधिकारियों के बारे में बोला कि वो अधिकारी उन्होंने जिस तरह से काम किया वो ठीक नहीं है, और हम भी देख रहे हैं, उनकी जांच भी चल रही है, उनके कई लोग जेल में भी हैं। तो आप जांच कर रहे हैं? पूरी तरह से हो रही है। तो कैबिनेट से बनती है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से बनती है। ये सभी, देखो ये एक विषय नहीं है, ये सभी को साथ रह करके राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाना है। और आज सभी एक साथ राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी तक, क्योंकि 2 साल बाकी हैं आपके कार्यकाल के, लास्ट क्वेश्चन सीएम साहब, सबसे अपनी बड़ी अचीवमेंट्स फॉर योर स्टेट क्या मानते हैं जो आपने अभी कर दी हैं, जो आपको लगता है कि मैं कह सकता हूं मैंने ये डिलीवर किया है अभी तक? देखो, पहला विषय मैंने आपको बताया राजस्थान के अंदर पानी का, जिसे लेकर के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। दूसरा, आपने देखा होगा पहली साल में ही हमने राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, और मैं कह सकता हूं कि 9 महीने के अंदर, अभी आ रहा है 9वां महीना, इसमें 3 लाख करोड़ के हमारी जमीन पर उतर गए और 4 लाख करोड़ के हमारे अभी उतरने वाले हैं। 7 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर उतरने वाले हैं। इसी तरह से बिजली के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं, और हमने किसान को वायदा किया है कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे। किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनेगा। वो नेक्स्ट स्टेप है आपका। पीएम कुसुम में ए और सी में लगातार काम हो रहा है। राजस्थान में बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है। सोलर का बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बिजली में भी राजस्थान आत्मनिर्भर बनने वाला है। सीएम साहब, आई विश यू अ लॉट ऑफ लक, बहुत बहुत लक अहेड, स्पेशली जो आपका विजन है राइजिंग राजस्थान के लिए। आप अगर आपकी लास्ट पार्टिंग शॉट जो हम कहते हैं, जो अपने दर्शकों के लिए आप बोलना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं किसी विचार से, क्या बोलेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सभी विषयों को लेकर के, क्योंकि राजस्थान में बहुत गुंजाइश है, जैसा मैंने आपको कहा,
पानी को लेकर के लगातार हम काम कर रहे हैं, बिजली को लेकर के हम काम कर रहे हैं, राजिंग राजस्थान में हम काम कर रहे हैं, और इसी तरह से हम खनिज के क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान के अंदर 85 प्रकार के खनिज हैं, उसमें भी लगातार काम कर रहे हैं। और राजस्थान का अगर आप देखेंगे पर्यटन के क्षेत्र में, तो वो सबसे अलग है। चाहे हमारा डेजर्ट हो, चाहे हमारी झीलें हों, चाहे हमारे किले हों, पहाड़ी के ऊपर किले हों, हमारी शेखावाटी की हवेलियां हों, चाहे हमारा अभ्यारण्य हो, नेशनल पार्क हो, बर्ड सेंचुरी हो, बहुत कुछ है। हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमने युवाओं से वादा किया है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी हम सरकारी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट नौकरी देंगे। ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं। और आज मैं आपको कह सकता हूं कि 75,000 नियुक्ति हमने दे दी जी, 75,000 नियुक्ति दे दी, 1,46,000 वैकेंसी निकाल दी। तो ये प्रॉमिस है सीएम का? बिल्कुल, जो कहा है वो करेंगे। और मैं आपसे यही कह सकता हूं कि जब हम करते हैं तो ईश्वर भी साथ देता है। 2 साल से वर्षा भी अच्छी हो रही है, हमारे सभी बांध, हमारे सभी तालाब, एनीकट सभी हमारे भरे हुए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान निराला राजस्थान होगा, राइजिंग राजस्थान, एक विकसित राजस्थान होगा, एक उत्कृष्ट राजस्थान होगा, सीएम लोगों साहब की इच्छाओं का राजस्थान होगा। जो लोग चाहते हैं कि मेरे राजस्थान में ये होना चाहिए, ऐसा राजस्थान होगा। और मैं कह सकता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान बनेगा, विकसित भारत बनेगा। सीएम साहब, जो ईश्वर की कृपा की आप बात कर रहे हैं, आप पे बनी रहे, एंड लेट्स होप अगला टर्म इज ऑल योर्स एंड द पार्टी फाइट्स अंडर योर लीडरशिप। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, आप हमसे जुड़े, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको ऑल द लक गोइंग अहेड। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।